हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं कि आज बहुत दिनों बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह ही है, जितना छोटा वो था उतना छोटा ये है। ठीक है, वो भी लगभग 20 लेक्चर में हो गया था, ये भी उससे कम में हो जाएगा। ठीक है, तो उतना बच्चों इसमें, जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आ जाती है, छोटे छोटे टॉपिक्स इसमें बहुत सारे हैं। अगर आप डायरेक्टली पढ़ेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे तो आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या करना है, आपको चीज़ों को लिखना है। ठीक है, जब चैप्टर बड़ा होता है तो मैंने हमेशा बताया है आपको कि शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है भाई, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बहुत सही है। वो नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में लिखेंगे क्या, पता है एक बार में चीज़ें सब लोग भूल जाते हैं। अगर आप वो बनाएंगे तो आपको आगे काम देगा, है ना। एग्जाम में वही काम देता है, फर्रे बनाने में नहीं, याद करने में। ठीक है, तो अभी हम आपको बताने वाले हैं ना बच्चों, जो हम शुरू करने वाले हैं वो क्या है, हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है। कैपेसिटर तक तो आप लोग कुछ चीज़ें समझ ही गए होंगे, तो उसी के आगे रिलेटेड है। इसमें रेजिस्टेंस के बारे में हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे, तो सब आगे आएगा। लेकिन अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे कि आप देख सकते हैं बल्ब जल रही है। आखिरकार ये सब चीज़ें हो कैसे रही है, जैसे ये पंखा चलता है, फैन है ऊपर, बल्ब जल रहा है, और भी चीज़ें बहुत सारी होती है। फ्रिज में आपका चीज़ें ठंडा कर रहा है, कूलर है हवा दे रहा है, एसी हवा दे, सब चीज़ें में ठीक है, मैकेनिज्म अलग अलग है, लेकिन काम तो दिख तो रहा है साफ साफ कि वो हमेशा लाइन से चलता है। लाइन मतलब लाइट आती है, जैसे घरों में लाइट आती है तो वो चलने लगता है, बल्ब जल जाती है। बेसिक तो यही हमें पता है ना। तो उसमें करंट का बहाव हो रहा है जो तारों के थ्रू जा रहा है ना, और हो कुछ नहीं रहा है, बस दो चीज़ों के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं और तारों को जोड़ देते हैं, है ना। आखिरकार ये बल्ब तो ऐसे ही है, तार वही है, ये सब कुछ वही है, लेकिन काम क्या है, यहाँ पे बस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। अगर ऐसा कहीं पे आप क्रिएट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं। जनरेट मतलब क्या, मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवा पा रहे हैं, जिसके कारण करंट आ जाता है। चीज़ें थोड़ा अभी से ऊपर नहीं जाना चाहिए बच्चों, ये बस ऐसे टर्मिनोलॉजी है यार, बिल्कुल भी घबराना नहीं है ना। चीज़ें आसान होती है, घबराइएगा मत आप लोग, है ना। शुरू चीज़ें कुछ ऐसा आ जाए तो अरे भाई मेरे को बहुत टफ लगा है, अरे टफ कुछ नहीं होता है बच्चों, मैं बता रहा हूँ, समझिए। बस बैटरी लगा दी तो बल्ब जल रहा है। ओके, तो ये करंट का फ्लो जिधर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो किसी ने गलत बना दिया है ना। गलत इसलिए है क्योंकि करंट का फ्लो उधर हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो उल्टा डायरेक्शन में होता है, बताऊंगा आगे, है ना। जैसे करंट इधर से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसका उल्टा इधर फ्लो करेगा, है ना। यहाँ पे भी वही बात है कि हम लोग देखेंगे इसमें कैसे कैसे सारा उसका प्रॉपर्टीज और कैसे उसका हम फार्मूला वगैरह सब डिराइव करने वाले हैं। बैटरी लगा दिया है यहाँ पे भी देखेंगे। तो हमने एक कंडक्टर ले लिया। कंडक्टर में क्या होता था, मान लेते हैं कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता था, जिसके कारण करंट बनता था। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्जेस पे फोर्स लगते थे। तो यहाँ पे वही चीज़ बताने वाले हैं। अगर करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इलेक्ट्रॉन्स इधर बह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर हो रहा है। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो किधर जाने के लिए कोशिश करेगा, पॉजिटिव की तरफ, है ना। तो उसी तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल इधर है इसका, तो इलेक्ट्रॉन से इधर से आके इधर आना चाहेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव इधर आने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव साइड आने की कोशिश तो करेगा ना। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है। तो वैसा ही ये भी है, करंट इधर है तो इलेक्ट्रॉन्स जो का फ्लो हो रहा है वो इधर हो रहा है। ठीक है भाई, आसान है बच्चों, इसके थ्रू हमारे पास घरों में बिजली आती है। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ मैं बता रहा था। ठीक है, आ जाते हैं अब रियल पार्ट पे, जो कि हमें आना चाहिए, जो कि हमें एग्जाम में भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से पहले समझिए करंट है क्या भाई। करंट मतलब होता है बहाव। पूरा इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, विद्युत बहाव, विद्युत धारा, है ना। धारा, बहाव, ये सब कैसे यूज करते हैं, मतलब कि चीज़ें जब चलने लगती है, डायरेक्शन में बहने लगती है, पानी एक डायरेक्शन में नदी में ऐसे बहते रहता है, तो वो हो गया वाटर करंट, है ना भाई, वो हो गया वाटर करंट। अगर कहीं पे मान लेते हैं कि हवा बह रही है एक डायरेक्शन में, हवा इस डायरेक्शन से जाके ऐसे जा रही है, तो क्या हो गया, एयर करंट। करंट बच्चों, करंट मतलब ये नहीं होता कि मुझको करंट लग गया वो तो भाई हम लोग अपने लैंग्वेज में बोल देते हैं करंट लग गया हमको। करंट मतलब होता है बहाव, एक डायरेक्शन में ऐसे बहना। ठीक है, ओके, काफ़ी आसान है यार। होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाई आई, आई से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, रेट एट विच द चार्ज पासेज थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। बिल्कुल ठीक ही बात बोला गया है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं। रेट एट विच
जो होता है इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ, यहाँ पे ऊपर एक चीज लिख देता हूँ बच्चों, डायरेक्शनल फ्लो, है ना, रेट ऑफ डायरेक्शनल, देखिए रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो एट विच द चार्ज क्यू पासेस थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। मतलब डायरेक्शनल फ्लो मतलब यही कि एक डायरेक्शन में बहना चाहिए, है ना, ऐसे ऐसे रैंडम बहना तो कैसे होगा नहीं होगा ना, तो उसको एक फिक्स्ड डायरेक्शन में बहना चाहिए, उसके कारण करंट आ जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, सिंपल बातें बोल रहा हूँ भाई, समझिए ना बच्चों, और कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एक हम कंडक्टर ले लेते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ऐसे करके हमने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है ना, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज नेट न्यूट्रल होता है ना बच्चों, वो सब चीज़ें आपको पता होगा, बहुत सारी चीज़ें हम उधर बता चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के आना है भाई, बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ताकि समझ में तो आए चीज़ें, है ना, चीज़ें अलग नहीं लगे। तो फ्लो में है चल रहा है ना, फ्लो में चल रहा है, तो आपको भी फ्लो में बहना है ना, एक डायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए, तभी तो आप में भी अच्छा मार्क्स आने की कोशिश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऐसे करके सब चीज़ें यहाँ पे भरे पड़े रहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ही मैं दिखा देना चाहता हूँ, है ना बच्चों, ऐसा कुछ है नहीं। तो देख सकते हैं आप कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे प्रोटॉन्स है, सारा ओवरऑल न्यूट्रल बन रहा है, ठीक है। अगर मैं बताऊं आपको कि अभी अभी यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं बाहरी वातावरण जो टेम्परेचर है हमारे पास, वो मान लेते हैं ना कि हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस पे है, ज़्यादा ना गर्मी है ना ज़्यादा ठंडा है, 30 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर दिया हुआ है, और इस जो कंडक्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं लोहा है, टीना है, स्टील है, कुछ भी जो भी है, तो इसका टेम्परेचर मुझे दे रखा है कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना बच्चों। देखे होंगे आप, शुरू में तो ठीक है, लोहा ऐसे रखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता जाता है ना, तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, इस कंडक्टर का भी टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। अरे बिल्कुल आसानी है ना बच्चों, जैसे बाहरी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट में है ना, गर्मी बढ़ता जा रहा है, तो इस ये लोहा है ना बच्चों, तो ये भी धीरे धीरे कंडक्टिंग है ना, कंडक्टिंग मटेरियल, हीट को भी कंडक्ट करता है ये, तो उसके कारण ये भी थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगता है। अब सोचिए, एक्चुअली में यहाँ पे थर्मल डिफरेंस तो आ रहा है, थर्मल एनर्जी तो आ रहा है ना भाई, बाहर 30 डिग्री सेल्सियस, अंदर इसके पास शुरू में तो 25 डिग्री सेल्सियस था भाई, कोई कम टेम्परेचर वाला है और कोई ज़्यादा टेम्परेचर वाला, तो दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हुआ ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पागल हो जाते हैं, पागल इन द सेंस मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये सब निगेटिव चार्ज आपके पास, ये इनका रैंडम मोशन होने लगता है, होता है ना, कोई लोग जिनके पास थोड़े से भी पैसे आ जाए पगला जाते हैं एकदम, अरे भाई बहुत सारे पैसे आ गए तो ये क्या होता है, जिधर तिधर भागने लगता है, इधर भाग रहा है कोई, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, मतलब सब जिसका जो मन सो जिधर मन उधर डायरेक्शन हो रहा है, देख रहे हैं, ये सब ऑटोमेटिकली इधर उधर घबरा जाते हैं कि भाई अब टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, अभी क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना भाई, तो उनमें थोड़ा सा भी हलचल हो जाएगा ना, थोड़ा सा भी कोई डिफरेंस क्रिएट कर दिए, थर्मल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक डिफरेंस कुछ भी कर दिए, तो ये पगला जाते हैं, तो ये जिधर तिधर ऐसे ऐसे रैंडम मोशन करने लगते हैं। यहाँ पे होता क्या है बच्चों, रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे बच्चों हो जाता है रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे मूव करने लगते हैं। ओके, तो मैंने क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इतना कुछ, इतना ये सब याद वाद नहीं करना है, ठीक है, सिंपल सी बात रखना है कि रेट ऑफ डायरेक्शन फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, सिंपल सी बात है। तो वही, तो यहाँ पे फ्लो होने लगा ना, चार्ज इधर उधर भागने लगा ना भाई, चार्ज ऐसे 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 पूरा मूव करने लगा, तो फ्लो तो हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये डायरेक्शनल फ्लो नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्शनल फ्लो मतलब हर एक चार्ज एक डायरेक्शन में ऐसे करके फ्लो होने लगता है, ऐसे करके, या फिर ऐसे फ्लो होने लगता सारा, तब समझ जाते, तब यहाँ पे करंट क्रिएट हो जाता है। आप नहीं देखे हैं कि अगर कहीं पे टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, तो लोहे में करंट आने लगता है, नहीं आता है भाई, फ्लो तो कर रहा है चार्ज, लेकिन इधर उधर कर रहा है ना। जैसे कि आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप पढ़ भी रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं,
उधर खेल भी रहे हैं, इधर किसी और के साथ खेल रहे हैं तो चीज़ें बहुत सारे हो रही है ना। तो आपका वैसे कुछ नेट रिजल्ट नहीं आएगा, टेस्ट देंगे तो उसमें नंबर नहीं आएगा, क्योंकि आपका एक डायरेक्शनल फ्लो नहीं है भाई। एक सीधी रेखा में आप अगर ध्यान से पढ़ें तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। करिएगा तो हो जाएगा, सिंपल सी बात है यार, मेहनत करोगे क्यों नहीं होगा, सब कुछ होता है। ओके, तो यही बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये सब इधर उधर फ्लो करेगा तो कुछ नहीं होने वाला है, एक तरफ फ्लो करेगा ऐसे, तब जाकर कुछ नेट रिजल्ट आने वाला है। तो वही रैंडम मोशन करने से इसमें कोई भी करंट आता नहीं है, नो करंट, नो नेट करंट जनरेटेड, कोई भी नेट करंट जनरेटेड नहीं होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। तो मैं यहाँ पे इतना चीज़ अगर आप समझ गए तो यही चीज़ जो यहाँ पे बोला गया इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से भी डिनोट करते हैं, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? आई को डिफाइन कैसे किया गया है? आई बोला गया है कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, ये रेट बोल देना पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से इसलिए बोला जा रहा है कि हम जैसे इन दोनों का रेशियो जो ले रहे हैं ना बच्चों, पर यूनिट टाइम का, तो ये ले रहे हैं, कब ले रहे हैं? ये जो ले रहे हैं हम क्यू बाई टी, मतलब किसी एरिया से ही तो पास हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब ऐसे मान लेते हैं कि छोटा सा एरिया, हम ऐसे करके छोटा सा एरिया ले लिए, इसके थ्रू पास करने वाले है ना। ऐसे तो बहुत बड़ा कंडक्टर हो सकता है, लेकिन हम छोटे से यूनिट एरिया लेंगे, है ना। हम क्यों उतना बड़ा ले लेंगे, हम छोटा सा ले लेंगे ना। उस एरिया के थ्रू, क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना पास आउट हो रहा है, इस क्रॉस सेक्शन छोटा सा लेंगे, इसके थ्रू कितना पास आउट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना बच्चों। मतलब चार्ज, वही चार्ज पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना चार्जेस पास हो रही है। आई थिंक क्लियर होगा। तो हम ऐसे करंट को डिफाइन कर देते हैं। आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यू को हम लोग जो चार्ज होता है उसको कूलम में मेजर करते हैं, ठीक है, और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप करंट को लिखना चाहिए तो करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो एम्पियर इक्वल टू आप बोल सकते हैं कि कूलम होता है, कूलम पर यूनिट, सॉरी कूलम पर सेकंड, यूनिट क्या मैं बोल रहा हूँ। तो कूलम को, एम्पियर को कूलम पर सेकंड बोला जा सकता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। तो यहाँ पे अगर डायमेंशन अगर आप लिखना चाहें तो भी बता सकते हैं। ये तो ठीक है, तो एम्पियर में आ ही गया ये, इसको डायरेक्टली अगर आप डायमेंशन लिखना चाहें ना, डायमेंशन आपने पढ़ा होगा ना बच्चों क्लास 11th में। अरे भैया क्लास 11th की तो बात ही मत करो। तो एम्पियर में डायरेक्ट हम ऐसे करके बता सकते हैं, ठीक है। हो गया, इसका डायमेंशन भी बता दिया। ओके, इतना अगर आपको समझ में आ गया बच्चों, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो चलिए आगे आपको और चीज़ें बताते हैं। जैसे कि एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि इनका रेशियो जो होता है ना, इनका रेशियो, ये आगे बताऊंगा, छोड़िए आगे बताऊंगा। तो जैसे Q इक्वल टू, अगर आप एनी याद करें, एनी क्या, एनी, Q इक्वल टू एनी बच्चों, ये चीज़ हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था। ये 11th का पार्ट नहीं है, ये 12th का ही है, ठीक है। Q इक्वल टू एनी बताया था, मतलब कि अगर किसी का चार्ज निकालना है ना, किसी भी का भी चार्ज निकालना है, तो जितना उसका नंबर है गुने एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है। तो आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों, वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। और एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर नंबर ऑफ चार्जेस बोल सकते हैं, है ना बच्चों, जो भी चार्जेज है। तो नंबर ऑफ चार्जेस जो होती है ये लिखती है, और ये इस पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो इनको गुना कर देते हैं, हमारे पास चार्ज आते हैं। चार्ज का वैल्यू आखिर कर क्या है, आई थिंक क्लियर होगा। तो इसका यूज हम अभी आगे करने वाले हैं, इसलिए हम आपको बता दिए हैं। मान लेते हैं जो हमने Q, जो हमने ये पढ़ा ना बच्चों, ये हमने क्या पढ़ा अभी, क्या बताया मैंने आपको, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू ध्यान से देखिएगा, टाइम इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है या एवरेज भी हो सकता है। मतलब कि हम बोल दिए कि हमको बताइए कितना करंट पास आउट हुआ एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से 0 से 8 सेकंड में, मतलब 0 से 8 सेकंड के बीच उसमें कितना चार्जेज पास हुए, तभी तो करंट आएगा। और एक और क्वेश्चन हो गया कि बताइए कि 0 से 0.1 सेकंड में कितना उसमें चार्ज पास हुआ। तो देख रहे हैं टाइम इंटरवल मैंने कितना छोटा कर दिया। तो टाइम इंटरवल छोटा कर दिया तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, और टाइम इंटरवल बड़ा था तो एवरेज हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पे 2 केसेज ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई भी केस आपको से पूछ लिया जाए, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस है और यहाँ पे एवरेज है।
बच्चों इंस्टेंटेनियस में आपको ये बताया जा सकता है कि ये तो पहले भी बहुत बार बताया जा चुका है। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है dt के टर्म में। यहाँ पे हम i का वैल्यू जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। और बोलेंगे क्यू छोटा लिख दिए, वो कोई भी दिक्कत नहीं बच्चों, आप छोटा लिखे बड़ा लिखे, बट समझिए आप कि डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या है। ये डी क्यू बाई डी टी का मतलब छोटे से टाइम इंटरवल में जितना छोटा चार्ज, अब छोटे से टाइम इंटरवल में कितना ही चार्ज पास आउट होगा, कम ही तो होगा, इसलिए डी क्यू से रिप्रेजेंट कर दिए। एवरेज में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे बताना चाहें, अगर हम यहाँ पे बताना चाहिए कि आई एवरेज कितना होगा, एवरेज कितना करंट फ्लो करेगा टाइम इंटरवल में, तो हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब ये इंस्टेंटेनियस था, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, तो चीज़ें बहुत सिंपल है यार, चीज़ें बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं। और एक चीज़ मैंने अभी बताया Q इक्वल टू एनी, तो उसका भी यूज करके आप इसको यहाँ पे रख के बता सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं हार्ड। अगर आपको यहाँ पे पता चले, इसको एक और तरीका से लिखा जा सकता है ना बच्चों, इसको पहले यहीं पे लिख देते हैं। डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई डी टी हो जाएगा। और अगर आप क्यू चार्ज निकालना चाहते हैं, अगर आपको करंट दे रखा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, है ना बच्चों। अरे यार, आखिरकार चार्ज निकालना है, उसके लिए करंट दे रखा है तो उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, डिफरेंशिएशन, इधर गुना कर दिया, इंटीग्रेशन हो गया, सिंपल। आई थिंक क्लियर होगा। और आपने देखा ही कि बच्चों यहाँ पे अगर हम लिख दें कि Q इक्वल टू एनी होता ही है, पीछे मैंने बताया, ठीक है, तो Q इक्वल टू एनी होता है। अगर हम यहाँ पे DQ के जगह पर रख दें, मतलब यहीं पे अगर हम रख दें बच्चों कि डी क्यू के जगह पे एनी, डी ऑफ एन ई का इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, मतलब इस तरीक़े से अगर आपको दिया जाए तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इतना कुछ आता नहीं है उतना, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं आगे का प्रोसेस। चीज़ें बहुत सिंपल है, बस जो भी दिया है उसको पुट करके हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको बता सकते हैं फॉर लास्ट टाइम इंटरवल, है ना बच्चों, ये लास्ट टाइम इंटरवल के लिए ही तो होता है। तो चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन भी आप कर लीजिए, अगर आपको मन हो करने का तो कर लीजिए बच्चों। देखिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। मान लेते हैं कि आपको दे रखा है कि किसी टाइम पे आपको दे रखा है कि करंट का वैल्यू क्या है, सॉरी करंट का दे रखा है, उसका चार्ज का वैल्यू दे रखा है। किसी टाइम इंटरवल पे चार्ज का वैल्यू आपको दे रखा है 2 + 3t² एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे, ठीक है बच्चों, किसी टाइम t पे ये आपको दे रखा है। देन फाइंड करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड इन 2 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब करंट बताना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे कितना करंट पास आउट होगा, और 2 सेकेंड में कितना, इन मतलब में, ठीक है। देखिए अंतर है बच्चों, आपको पहली बात बताता हूं मैं, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड पे क्या होगा, पहली बात तो हमको पता है Q इक्वल टू आई टी होता है, मतलब छोटे से अगर टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, जैसे डी क्यू का वैल्यू दे रखा है ना, ये जैसे क्यू का वैल्यू दे रखा है, तो हमको पता है Q बराबर होता है क्या, आई टी होता है। और अगर हम छोटे से टाइम इंटरवल बात करते हैं तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी होता है। तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इतना हम कुछ लिखने के लिए जरूरत ही नहीं था, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना बच्चों, 2 + 3t² अपॉन ये क्या था, डी ऑफ दिस अपॉन डी टी। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर दे बच्चों तो कितना आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसका कितना होता है 6 ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। तो हमको कितना टाइम पे पूछा था बच्चों, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 6 × 2 इक्वल टू 12, तो 12 एम्पियर का करंट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 12 एम्पियर का करंट आ गया यार, इतना में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब क्या करें,
अब हमको निकालना है, t=2 पे निकाल लिया। अब हमको निकालना है इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना होगा भाई? 2 सेकेंड में मतलब शुरू से 2 सेकेंड की बात कर रहा है, 0 से 2 सेकेंड तक। याद रखिएगा, ऐसे कहीं पे लिखा हो तो आप समझिएगा 0 से 2 सेकेंड तक जाना है। ये हो गया इंस्टेंटेनियस और ये हो गया आपका एवरेज। आया समझ रहे हो? ये एग्जैक्ट पूछ रहा है, एग्जैक्ट 2 पे कितना होगा। ये पूछ रहा है 2 सेकंड में कितना होगा, 0 से 2 से 0 हुआ होगा, 1 सेकंड हुआ होगा, 2 सेकंड हुआ होगा, तो ऐसे हुआ होगा। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कितना हुआ होगा, कितना करंट फ्लो हुआ होगा। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये एवरेज की बात हो रही है, एवरेज की बात हो रही है। ठीक है, एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो एवरेज में क्या होता है, तो आई एवरेज ही तो निकालना है हमें। तो आई एवरेज कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो हमको 0 से 2 सेकंड तक जाना होता है, तो पहले 2 सेकंड पे कितना होगा, मतलब 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर। मतलब पहले 2 सेकंड पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, क्यू एट 2 सेकंड माइनस क्यू एट 0 सेकंड डिवाइडेड बाई 2 सेकंड माइनस 0 सेकंड। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 सेकंड पे चार्ज का वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस 0 सेकंड पे, 0 सेकंड पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिर्फ, अपॉन 2। समझ में आ रहा है? 0 सेकंड पे कितना, 0 रख देंगे यहाँ पे, टी के वैल्यू 0, तो ये हट जाएगा, तो बस 2 ही तो बचेगा, तो 2 ही लिख दिया। आसान है यार। तो अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे चलती है 12, 12 तो 14 में से 2 चला जाएगा, 12 तो 14 में से 2 चला जाएगा, 12/2 मतलब कि 6 आ रहा है। तो यहाँ पे 6 एम्पियर आ रहा है, देख रहे हैं? तो इन 2 सेकंड में अंतर हो गया और एट 2 सेकंड में अंतर हो गया। समझना है चीज़ों को, ठीक है? ये एवरेज की बात हो रही थी और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस की बात हो रही थी। चीज़ें आसान है यार, आसान है ना? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो अब दिखाने वाले हैं हम आपको डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। समझिए, हमने बोला कि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज होगा तब करंट आएगा। तो भाई यहाँ पे अगर डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, इसका मतलब करंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आ जाता है तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए आपको मैं बताता हूँ, बताते वक्त आपको सब सारा कुछ आ जाएगा। ऐसे बोलेंगे तो टाइम लगेगा, आपको समझ में उतना भी नहीं आएगा। बोला जा रहा है कि क्या होता है इसका डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बहुत सारे लोगों ने मिलकर बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा बहने का, वही डायरेक्शन होगा करंट का। ठीक है, डेट इज फील्ड, और फील्ड का भी डायरेक्शन वही होता है। ठीक है, आगे मैं बताने वाला हूँ, समझिए। इज अपोजिट, और अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अपोजिट होता है करंट का फ्लो। मतलब करंट अगर राइट डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो उसमें बहने वाला इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन लेफ्ट होगा। करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऐसे बहेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बहता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आपको हम चीज़ें और चीज़ें बताते हैं आपको बच्चों। मान लेते हैं फिर से, अगर हम एक कंडक्टर ले लिए बच्चों ऐसे करके, कंडक्टर आप हमेशा सिलेंड्रिकल ही क्यों लेते हो, आपको बस यही आता है क्या बच्चों? आता बहुत आता तो ठीक है, लेकिन हम इसको ले लेते हैं क्योंकि हमको ये आसान लगता है। ठीक है, इसलिए हम सिलेंड्रिकल लेते हैं। तो देख सकते हैं, अगर हम इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पहले देख लेते हैं, इस डायरेक्शन में बह रहा है। ठीक है, इसमें आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड है। ठीक है, इंड्यूस्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लेते हैं ना बच्चों कि जैसे बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जा रहा होगा, बाहर से ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, तो क्या होता है, इसके अंदर के पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, इसके डायरेक्शन में इधर आ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाते हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, तो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है ऐसे। आप समझिए, मैं इसलिए नहीं बाहर बनाया क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये एक्सटर्नल है, ठीक है ना, ये बच्चों एक्सटर्नल है, ध्यान दीजिए, ये बच्चों एक्सटर्नल है। ठीक है, तो एक्सटर्नल तो ठीक है, एक्सटर्नल तो ऐसे होता है, लेकिन इंड्यूस्ड अंदर उल्टा होता है। ठीक है, दोनों का सम अंदर करते हैं तो जीरो हो जाता है, वो चीज़ बात की बात है। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इंड्यूस्ड ऐसे हुआ है, तो भाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इंड्यूस्ड हुआ है तो ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव चार्जेस आ गए होंगे। पॉजिटिव चार्ज कहीं आते नहीं है, निगेटिव चार्ज चल जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बच जाता है, वो बात होती है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। तो निगेटिव चार्जेस का फ्लो, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है ना बच्चों, इधर जा रहा है,
तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में होंगे। हमें बताया गया है कि करंट का डायरेक्शन जो करंट का डायरेक्शन होता है वही फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का भी डायरेक्शन होता है। लेकिन मान लेते हैं कि हमारे पास निगेटिव चार्ज का फ्लो बच्चों F इक्वल टू क्यू होता है ना। निगेटिव चार्ज का फ्लो ऐसे हो रहा है, उल्टा डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन। अब बोलेंगे इन लोग जिधर तिधर क्यों नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है यहाँ और यहाँ पे, इसी कारण से ये इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहे हैं। तो जैसे ही अभी आपको उतना ध्यान नहीं देना है, मैं आगे बताऊंगा, अभी बस समझिए कि निगेटिव चार्ज अगर इधर फ्लो कर रहा है तो इसमें करंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो ऑब्वियसली बात है, करंट का डायरेक्शन जो होगा बच्चों यहाँ पे ऐसे होगा, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट इधर फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का फ्लो इधर हो रहा है। आप ही समझिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स लग रहा होगा, चार्जेस पे फोर्स लग रहा होगा, किधर फोर्स लग रहा होगा, नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा होगा भाई, ठीक है, इस फोर्स लग रहा होगा, उसके कारण फिर समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इधर आ गया। चीज़ें बहुत सिंपल है, चीज़ें बहुत सिंपल है, बस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो के उल्टा फ्लो में करंट दिखा देना है। ओके, इतना समझ में आ गया बच्चों, आ गया होगा, आ गया होगा आई थिंक। हम बात कर रहे थे कि ये वेक्टर है या स्केलर है। बच्चों देखिए ध्यान से, अगर आप देखें तो करंट हमारे पास आया क्या था, Q अपॉन टी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो अगर मान लेते हैं तार के थ्रू समझते हैं, कोई आपके घर में तार आया है, ऐसे करके तार आया होगा, ऐसे करके तार आया होगा, इसमें मान लेते हैं कि 2 एम्पियर का करंट बह रहा था, इसमें मान लेते हैं कि 3 एम्पियर का करंट बह रहा था। नहीं होता है, जैसे उधर से एक तार आ रहा है, एक इधर से ऐसे करके तार आ रहा है, तो दोनों मिला के फिर आगे बढ़ जाता है ना, ऐसा कहीं कहीं होता है जंक्शन टाइप का। तो क्या लगता है कि यहाँ पे ऐसे जाएगा करंट, 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 या फिर ऐसे जाएगा करंट, कैसे जाएगा करंट यहाँ पे जंक्शन के बाद। तो करंट यहाँ पे कैसे भी जा सकता है भाई, कैसे भी जा सकता है, ऐसे बना दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल करंट देखें अगर हम, तो कितना जाता है, 3 एम्पियर और 2 एम्पियर को जोड़ देंगे तो 5 एम्पियर का करंट इसमें बहता है। और हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि ये किधर बहे, इधर बहे, इधर बहे, इधर बहे। ओके, मतलब कि आपने डायरेक्टली जोड़ दिया, इसका मतलब ये स्केलर है भाई। और मैं डायरेक्टली ऐसे ही नहीं जोड़ दिया भाई, ये एक्सपेरिमेंट में आप सोचिए ना, आप सोचिए बच्चों, एक्सपेरिमेंट किए करेंगे तो आपको समझ में आएगा। 3 एम्पियर का करंट इधर से लाइए, 2 एम्पियर का करंट इधर से लाइए, इधर नापेंगे आप किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो आपको पता चलेगा इस तार में 5 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि फिर यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का सम हुआ है। और डायरेक्शन मैटर ही नहीं किया है, डायरेक्शन मैटर तब करता है जब हम इनके बीच का एंगल लेते हैं ऐसे करके 90 डिग्री, जो कि हमने लिया ही नहीं, इसका मतलब स्केलर है, सिंपल स्केलर है ना बच्चों, स्केलर हो गया। तो चीज़ें बहुत आसान है यार, चीज़ें बहुत आसान हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। ऐसे ही समझिए, ऐसे भी समझ सकते हैं कि इधर से मान लेते हैं पानी आ रहा है, मान लेते हैं कि 2 लीटर का पानी इधर से आ रहा है, 3 लीटर का पानी इधर से आ रहा है। अब अगर हमने इसमें पाइप जोड़ दिया तो इस पाइप में क्या होगा, इस पाइप में तो पानी फ्लो करेगा, तो जितना पानी इधर से आया, जितना पानी इधर से आया, अगला पाइप में भी उतना ही पानी फ्लो करेगा, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर का पानी फ्लो करेगा। तो पानी से आप समझ सकते हैं, वैसे यहाँ पे करंट का होता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो ये स्केलर होता है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोचने लगेंगे ना कि भाई हमने तो पढ़ा है ना कि करंट क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है, क्योंकि हम बहुत एडवांस हैं, है ना, किताबों में कहीं कहीं पे टेंसर दिया होता है ना। टेंसर एक्चुअली में होता कुछ नहीं है, टेंसर क्वांटिटी बोलता है कोई कोई, टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्वांटिटी कहीं कहीं पे अगर बोल दिया जाए तो ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो बस आप समझ लीजिए, अगर बोल दिया जाए कहीं पे टेंसर तो बोल दिया जाएगा हाँ ठीक है टेंसर है, लेकिन नहीं बोलेगा तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। टेंसर बच्चों होता है ना, कभी कभी इन दोनों को मिला देते हैं, वेक्टर और स्केलर, तो वो टेंसर बन जाता है, टेंसर टाइप का हो जाता है, तो उसी टाइप का बोल दिया जाता है। तो वो अभी एडवांस स्टडीज में होगा, उतना हमको अभी सोचना ही नहीं है, ठीक है। उतना सोचेंगे तो आप टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है। भटकना नहीं है बच्चों, ये चीज़ पहले देखना है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप समझ गए ना, इज अपोजिट
टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, ये मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और चीज़ें बताते हैं आपको। बोला जा रहा है यहाँ पे कि कंडक्टर में करंट इज काउज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है बच्चों, वही फ्री होते हैं, इसलिए फ्री बोला जाता है। पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे टिका रहता है ना, वो कहीं ऐसे ऐसे भागता नहीं है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होता है दोनों सेम होता है किसमें, कंडक्टर में। बोला था, इसलिए तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं भाई। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल ही तो हो जाएगा बिल्कुल, इसमें ऐसा कुछ भारी है नहीं। ठीक है, फॉर अ गिवन कंडक्टर करंट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। बोला जा रहा है अगर कहीं पे मान लेते हैं कि ऐसा दे दिया है कंडक्टर, ऐसा है, फिर यहाँ पे ऐसे कंडक्टर को एरिया बढ़ा दिया ऐसे करके, फिर यहाँ पे एरिया ऐसे करके छोटा कर दिया, और ऐसे हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया भाई। देख सकते हैं हर जगह पे यहाँ पे अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ पे A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे A2, यहाँ पे A3 क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब यहाँ से अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ये कंडक्टर है ना बच्चों, ये कंडक्टर है ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक, तो देख सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, यहाँ पे V वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो इधर से ऐसे चार्जेस फ्लो होने लगते हैं, उसके कारण करंट जनरेट होता है। तो बोला जाता है कि यहाँ पे I1 करंट जो यहाँ पे होगा, I2 करंट और I3 करंट है ना, इसके थ्रू बहने वाला I1 करंट, I2, I3 सब सेम होगा। ये सारा का वैल्यू सेम होगा भाई, करंट चेंज ही नहीं होता है। करंट चेंज नहीं होता है अगर हम कंडक्टर का शेप साइज वगैरह बदल दें, है ना, है ना, इसको मोटा कर दिए, इसको मोटा कर दिए, इसको पतला कर दिए, इसको एवरेज रख दिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चार्जेज कंजर्व है ना, बैटरी थोड़ी अपने तरफ से चार्ज बढ़ा दे रहा है। यहाँ पे भाई कम मोटा है तो चार्ज जल्दी जल्दी हो गया, ज़्यादा है तो ज़्यादा चार्ज दे दिया। भाई चार्ज ज़्यादा क्यों देगा, चार्ज ज़्यादा वगैरह क्यों देगा, ये बस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। फिर से बता रहा हूँ मैं, ये चार्जेज को बस बहाने की कोशिश करता है। बहाना मतलब चार्जेज ऐसे से चलाने की कोशिश करता है, बैटरी खुद से चार्ज नहीं देता है। आपको लगता होगा कि ये बैटरी जो है, जिससे मान लेते हैं बैटरी से पंखा चलाते हैं, मोटर वोटर चलाते हैं कभी कभी, तो बैटरी में कुछ होता है जो इसको दे देता है। देता कुछ नहीं है भाई, वो बस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। और जो चार्जेस तो अवेलेबल ही है, कंडक्टर है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही है, तो बस वो बहने लगती है, उसके कारण करंट आया। आई थिंक क्लियर होगा। तो चार्जेस जब चेंज ही नहीं हो रहा है, तो जो चार्ज यहाँ पे था यहाँ से बह रहा है, वही चार्जेज यहीं से बह रहा है, वही चार्जेज यहाँ से बह रहा है, चार्जेज चेंज ही नहीं हो रहे, कहाँ से करंट चेंज हो जाएगा, बोलेंगे टाइम चेंज होगा। तो फिर यहाँ पे करंट का करंट समझिए ना, करंट फिर चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट हो जाता है। Q/T का वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है भाई। जब Q/T का वैल्यू कांस्टेंट हो गया तो समझ जाइए काम हो गया, सारा सेम हो गया। तो रेशियो इन दोनों का यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब पे कांस्टेंट हो जाता है। आई थिंक क्लियर होगा, चेंज नहीं हो रहा है, चार्जेस चेंज थोड़ी हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कन्वेंशनल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई कहानी सुनने के लिए बोरिंग कहानी सुनने के लिए आप क्या शुरू हो जाइए आप ध्यान दीजिए, है ना। तो यही एक कन्वेंशनल स्टोरी था, क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जिसको मैं छोटे शब्दों में, छोटे लाइनों में, छोटे भाषा में छोटे भाषा क्या होता है मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या मैं बताने वाला हूँ, देखिए, अरे यार इतना जल्दी कैसे। तो कन्वेंशनल स्टोरी क्या है, मान लेते हैं फिर से एक कंडक्टर को। ठीक है, तो ये एक कंडक्टर हमने मान लिया बच्चों। शुरुआत में जैसा कि आपको पता होगा नेगेटिव चार्ज होते हैं यहाँ पे, समझिए नेगेटिव चार्ज जो होते हैं यहाँ पे, इनका मोशन जो होता है ना, वो तो आपने भी देखा, जिग जैग इधर जिधर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे थर्मल डिफरेंस आ गया था, थर्मल टेम्परेचर आ गया था। तो इनका मोशन एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ऐसे भागेगा, एक सेकंड, अरे यार सही से बन गया, ऐसे भागा, फिर ऐसे भागा, फिर ऐसे भागा, फिर ऐसे भागा, एक सेकंड यार, देखिए ऐसे भागा, इसके बाद ऐसे भागा, इसके बाद ऐसे भागा, इसके बाद ऐसे भागा, इसके बाद ऐसे भागा,
ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, ऐसे भागा, ऐसे भागा, ऐसे भागा, फिर ऐसे भागा, फिर यहाँ पे आ गया। मान लेते हैं ना बच्चों, मान लेते हैं ये निगेटिव चार्ज यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया भाई। देखिए कितना जिगजैग मोशन हो रहा है इसका। ये पहले ऐसे निकला, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तब जाके यहाँ पे पहुँचा। ओके, मतलब यहाँ पे ये जिगजैग मोशन कर रहा है और ये टकरा रहा है बच्चों, ये टकरा रहा है। यहाँ पे कोई होगा ऐसे, ये क्या है जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या है? अरे भाई जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया वो पॉजिटिव चार्ज बच गया होगा ना, तो वही है ये। तो ऐसे एक नहीं बहुत सारे होंगे भाई, बहुत सारे ऐसे ऐसे पूरे कंडक्टर में होंगे, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं ना, वही तो मोशन करते हैं रैंडम, ठीक है। बाकी ये सब पॉजिटिव चार्ज होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसको कर्नल भी बोल दिया जाता है, इन लोग को कर्नल भी बोल दिया जाता है, ठीक है, कर्नल भी बोल दिया जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो भाई जिगजैग मोशन याद है, वैसे ही यहाँ पे कर रहा है। मान लेते हैं अगर ऐसे डायरेक्टली थोड़ी कहीं चला जाएगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो उनसे भी तो टकराएगा। यहाँ से जाए इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, इसे ऐसे ऐसे टकरा ही रहा है। तो ये टकराते 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 यहाँ तक पहुँच गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से ऐसे ऐसे टकराते टकराते यहाँ तक पहुँच गया। ओवरऑल इसका अगर लेंथ हमको एल दे दिया है, हम ऐसा कॉन्वेंशनल स्टोरी है बच्चों, है ना हम ऐसा मान रहे हैं, ठीक है, ऐसा हुआ होगा और होता भी है। जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उन्होंने देखे होंगे, ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन कर रहा है। ये जो जिस वेलोसिटी से जाता है ना ऐसे करके, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से ऐसे जिस वेलोसिटी से जा रहा है ना, ये वेलोसिटी लगभग लगभग कितना होता है, लगभग लगभग बच्चों 10⁵ मीटर पर सेकंड का रेंज होता है भाई। इतना स्पीड से जाता है, स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। तो समझिए, है ना, लगभग थोड़ा सा ही कम है उससे, मतलब इतना स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन से ऐसे जाके इधर टकरा रहा है, फिर इधर, अरे भाई ऐसे 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 पूरा ऐसे 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 इस पे हो रहा है ना इतना स्पीड में ऐसे ऐसे इधर उधर हो रहा है, ठीक है। कोई उसका मतलब नहीं है, यहाँ पे करंट जनरेट होगा ही नहीं क्योंकि डायरेक्शनल फ्लो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, इसी को एक डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेंगे बच्चों। अरे यार ठीक से बन जा भाई, ठीक है बच्चों, जैसा ही बन के ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अब हम इनको डायरेक्शनल फ्लो के लाने में कोशिश करेंगे। ये नेगेटिव चार्जेस जब ऐसे बहेंगे भाई, देखिए ये एक मैंने दिखाया, एक का मोशन ऐसे करके ऐसे ऐसे दिखा दिया, ऐसा बहुत सारे होंगे, है ना, ऐसा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना भाई, तो उसको मैंने ऐसे दिखा दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्शनल फ्लो क्रिएट करने के कारण हम क्या कर रहे हैं, इसको बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी भी वोल्ट का है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल मैंने कैसे लिखा है ना, प्लस भी वोल्ट, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 0 वोल्ट हो जाएगा। तो आखिरकार पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पे 0 मान लेते हैं ना। ओके, तो ये नेगेटिव चार्जेज ऐसे मूव करने लगेंगे भाई, इस सारा का अब डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। अब बोलेंगे जिगजैग किधर गया, जिगजैग हो रहा है, जिगजैग अभी भी हो रहा है, उसके लिए मनाही नहीं है भाई, जिगजैग अभी भी हो रहा है, क्योंकि ये सब भी तो होंगे यहाँ पे भी, तो उसके कारण बच्चों यहाँ पे भी जिगजैग हो रहा है बच्चों, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। मैं बताता हूँ, जिगजैग अभी भी हो रहा है, ऐसे ऐसे करके इधर इधर ऐसे ऐसे करके ऐसे मूव कर रहे हैं, लेकिन करते 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 ऐसे आगे बढ़ जा रहे हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे करते करते इधर उधर मोशन करते ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब पहले यहाँ पोजीशन था, पहले यहाँ पे आ गया। अब बोलेंगे यहाँ पे भी तो ऐसे ही हो रहा था, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ दिखा दिया, ऐसे करके इधर भी आ सकता था भाई, यहीं पे आ सकता था, कोई ऐसा भी हो सकता था मोशन, रैंडम में कैसा भी मोशन हो सकता है। लेकिन अब हम जब यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस ला दिए ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिए ना, तो इनका अब एक डायरेक्शनल फ्लो होने लगेगा, डायरेक्शनल फ्लो होने लगेगा। और आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें एक करंट भी फ्लो होगा, करंट फ्लो ऐसे हो जाएगा, है ना, करंट का फ्लो इधर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, अब आए समझो बच्चों, तो ये स्टोरी टाइप है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं बच्चों जो आपको पता होना चाहिए। तो बोला जाता है ना कि ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक आने में जो लेंथ कवर किया है ना,
इनको लेंथ करने में एक वेलोसिटी लगा होगा ना, कुछ वेलोसिटी से आया होगा। अब हर एक का वेलोसिटी तो अलग अलग होगा भाई, हर एक का वेलोसिटी तो अलग अलग होगा, है ना। यहाँ पे ये मान लेते हैं कि यहाँ पे गया ये v1 वेलोसिटी से, एक और मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज इधर होगा, इधर जा रहा है ये v2 वेलोसिटी से, एक और नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है ये v3 वेलोसिटी से, ये नेगेटिव चार्ज नीचे जा रहा है v4 वेलोसिटी से। हर एक का वेलोसिटी अलग अलग है, वैसे ही हर एक का यहाँ पे भी अलग अलग होगा, ऐसे करके जा रहा है ना। ओके, तो हर एक का अलग अलग है, तो हम एक एवरेज वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, एक फाइनल एवरेज वेलोसिटी, जिसको भी डी भी बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको कंसिडर करते हैं, उससे ये सारा पास आउट हो गया हो। ठीक है, तो वो आगे हम बताने वाले हैं ये कैसे आएगा। तो अभी समझ लीजिए ना कि जैसे कि मैं क्या बता रहा, इस पे अगर हम देखें ध्यान से तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लगा दिए थे, तो इलेक्ट्रॉन्स पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था। अरे भाई, किसी भी पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर लग रहा है इस इन सब पे, तो ये पॉजिटिव है, तो इस पे भी इधर की तरफ खिंचाव होगा महसूस, इस पे इधर की तरफ खिंचाव होगा, इस पे हो जाएगा F इक्वल टू क्यू ई, जो फोर्स लग रहा होगा क्यू ई होगा, और इस पे F इधर लग रहा होगा जो कि ई होगा। हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ही मान लिया है, ठीक है, इस टाइप का होता है। डायरेक्शन आप समझ गए ना कैसे होता है, उसी तरीका से। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम लिख देते हैं भाई, जो हमारे पास फोर्स आ रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये सब लिखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बैठा रहता है, उसको बस हम दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, कॉन्वेंशनली है ना, कुछ कॉन्वेंशनली है, बस हम नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं। F इक्वल टू ई कर देते हैं, इसका मतलब F का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास, मतलब m a एक्सेलरेशन इक्वल टू ई। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू जो हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ई बाई एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको, ई बाई एम हो गया। तो आगे चल लेते हैं, आगे क्या था, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द क्या कंडक्टर। ठीक है, मोमेंटम मतलब वही वेलोसिटी जो कि मैंने अभी बताया ना, फाइनल एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, बोलेंगे एवरेज ही क्यों लिए भाई, एवरेज ही क्यों लिए, जो कि जिसको भीड़ी से रिप्रेजेंट किया हमने। एवरेज इसलिए लिए ना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो सबका इंडिविजुअल करना कैलकुलेट मुश्किल है भाई, मुश्किल है, उसको हम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम एवरेज ले लेते हैं, है ना। अब क्लास का एवरेज मार्क्स हम कैलकुलेट करते हैं ना, क्लास में तो 100 बच्चे हैं, 100-150 बच्चे हैं मान लेते हैं, तो उसमें हर एक का कैलकुलेट करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम एवरेज बता देते हैं। एवरेज अगर 30 मार्क्स से ऊपर एवरेज इनमें से सभी का आया होगा तो पास हो जाएंगे, एवरेज 30 मार्क्स से नीचे होगा जिसका वो फेल हो जाएंगे। कैलकुलेट करते हैं एवरेज, ठीक है, इसलिए जब ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम बोल रहा है क्या होगा यहाँ पे भाई। ओके, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे बच्चों, ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा, हमारे पास जो एक्सेलरेशन पीछे आया है वो आया है ई बाई एम। देखिए यही तो आया था, ई बाई एम। समझिए, ये होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये सब तो कांस्टेंट ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो ओवरऑल देखें तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है भाई। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैल्यू हो जाता है, मतलब v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हैं। ये सब कुछ पता चल रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे भाई सॉरी सॉरी बच्चों, गाली नहीं देना है। तो बच्चों आप ये देख सकते हैं बच्चों कि आपने ये 11th क्लास में पढ़ा होगा। सर 11th क्लास की तो बात मत कीजिए यार, 11th क्लास तो हम उतना अच्छे से नहीं जानते हैं। तो कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे जान लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन होता है जो 3 वैलिड होते हैं, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है तो अभी तीनों का हम यूज कर सकते हैं, और यूज करके हम इनका फाइनल एवरेज वेलोसिटी भी बता सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों, बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इक्वेशन को यूज करके हम यहाँ पे भी बता देते हैं, उसके लिए यू भी तो पता होना चाहिए, कर लेंगे, पता कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स थे, बहुत सारे छोटे 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 छोटे, मान लेते 1 2 3 4 5 6 n तक है। ठीक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कितने हैं बच्चों, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है बच्चों, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम n नंबर ऑफ पार्टिकल से निकालेंगे। तो मतलब कि पहला निकालेंगे 1 के लिए, तो v1 इक्वल टू u1 प्लस a1, एक्सेलरेशन तो सबका सेम है ना, हाँ, a t1, ठीक है, t1 अलग लिखना हो। ये क्यों सेम है? अरे भाई फोर्स F इक्वल टू ए में है ना, तो फोर्स तो सब पे सेम ही लग रहा होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप समझिए कि उसी तरीके से V2 इक्वल टू U2 प्लस AT2 हो जाएगा। उसी तरीके से V3 इक्वल टू U3 प्लस AT3, ऐसे ही करके जोड़ते जाइए बच्चों। Vn का वैल्यू क्या हो जाएगा, UN प्लस ATN हो जाएगा। सबको अगर हम ऐड कर दिए बच्चों तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN प्लस A इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn, ठीक है। ऐसे करके हम लिख सकते हैं यार। अब देखिए, हमको पहले तो एवरेज कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये एवरेज ही होगा फाइनल, क्योंकि इंडिविजुअल किसी का कैलकुलेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमको एवरेज कैलकुलेट करना है VD, फाइनल एवरेज वेलोसिटी। तो फाइनल एवरेज वेलोसिटी यही होगा, ये इनिशियल था, ये टाइम था। तो चीज़ें यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ डिफाइन करके। देखिए, अगर हम इंडिविजुअली जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटीज़ जो कि U में लिखा गया है, मतलब कि एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज U ऐसे भी बता सकते हैं। तो ये कितना होता है, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN डिवाइडेड बाई N, ठीक है, डिवाइडेड बाई N। अरे यार एवरेज कैसे निकालते हैं, ये एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है। एवरेज कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, सारे को जोड़ के जितना उसका नंबर है, यही तो करते हैं। दो होते हैं तो है ना, 2 का मार्क्स आया 30 और 1 का 40, तो 30 प्लस 40/2, क्योंकि 2 लोग थे। उसी तरीके से n लोग हैं तो n के लिए n लिख देंगे। इसका वैल्यू क्या होता है, तो मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ बच्चों, जो इनिशियल एवरेज जो होता है वो 0 होता है। जीरो कैसे आ गया, जीरो कैसे आ गया, अरे भाई आसानी से आ गया। समझिए, अगर पहली वेलोसिटी हम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, इनिशियली ये इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, देख रहे हैं हर एक इधर भाग रहा है, तो इसके लिए कोई है इलेक्ट्रॉन जो इधर भाग रहा होगा। मतलब आपस में अगर छोटे यूनिट एरिया की बात करें, मतलब छोटे से यूनिट एरिया को, ऐसे छोटे से, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो दूसरा इधर भागेगा, दूसरा इधर भाग रहा है, इधर भागेगा, एक इधर तो एक इधर। तो एक छोटे से यूनिट एरिया में देखेंगे तो ओवरऑल इनका वेलोसिटी इनिशियल 0 हो जाता है यार, है ना। मतलब हम मानते हैं ऐसा कि कैंसिल आउट हो जाता होगा, क्योंकि हम कैसे जानेंगे भाई, इतने सारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबके लिए कैसे बता पाएंगे। तो मान लेते हैं इनिशियली तो 0 ही होगा ना। इनिशियली जब इन लोग ऐसे भागना स्टार्ट किया होगा, जब भागना स्टार्ट किया होगा तो भाई कैसे भाग रहा होगा, कोई इधर 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 ऐसे 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 हर जगह पे भाग रहा होगा। तो मान लेते हैं सबके लिए कैंसिल आउट होने वाला एलिमेंट होगा, तो कैंसिल आउट करके 0 कर दिया होगा। मतलब कि U1 U2 U3 सबके लिए ओवरऑल जोड़ देंगे तो 0 एक आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों। तो ये हो गया यहाँ पे इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। तो अब यहाँ पे एक टाइम पीरियड का भी टर्म आता है, एक टाइम पीरियड। तो एक टर्म डिफाइन किया जाता है रिलैक्सेशन टाइम, है ना, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कितना होता है, इसको ताऊ बोल जाता है, ताऊ। और ताऊ जी नहीं नहीं, वो ताऊ जी नहीं है, टाउ है, टाउ जी ठीक है। तो टाउ को डिफाइन किया जाता है, ये भी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज है बच्चों, ये भी है ना, एवरेज ही बोल दिया जाता है। ये बोल देते हैं कि सबका टाइम पीरियड T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn डिवाइडेड बाई n, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये टाइम पीरियड, जो छोटे छोटे टाइम पीरियड है ना, वो छोटे छोटे टाइम पीरियड वो क्या बताता है, जैसे है ना, यहाँ से इनके ऐसे यहाँ से जा रहा होगा तो इधर लगा होगा, है ना, ये नहीं लग रहा है, इस ये सब येलो वाला पार्टिकल से लग रहा है ना ऐसे जगह यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में लगने वाली टाइम को बता रहा है, वो कितना टाइम में वहाँ पे जाकर टक्कर खा गया। तो उसी टाइम को, छोटे छोटे टाइम इंटरवल को, सबके लिए छोटे छोटे टाइम इंटरवल होंगे, सबका छोटा छोटा टाइम इंटरवल हम ऐड कर दिए, तो उसके बाद n से डिवाइड कर दिए तो एवरेज हो जाएगा। तो वही एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ हो जाता है भाई। आई थिंक क्लियर। तो चलिए, अब उतना चीज़ें बताने के बाद यहाँ पर, अब यहाँ पे ज़रूरत तो n की है, तो सब पे n के डिवाइड कर दीजिए, ये तो खुद से ही कर सकते हैं। अरे यार फाइनली तो ये कटना ही है, तो खुद से कर दिए। ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एवरेज
यही तो वी ड्रिफ्ट आ जाएगा, वी डी। यही तो होता है फाइनल एवरेज वेलोसिटी। फाइनल एवरेज वेलोसिटी यही तो हो गया। ठीक है, वी डी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये तो भाई सबको पता है। तो अब ये क्या हो गया, अब ए यहाँ पे लिख देते हैं, ए टाउ हो गया, ये टाउ। तो इसको और अच्छे से लिखेंगे हम, तो वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ई बाई एम इंटू टाउ। ठीक है बच्चों, ई बाई एम इंटू टाउ बोल देते हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाता है भाई, इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दिया जाता है। आई थिंक क्लियर होगा, और ये और कुछ नहीं, फाइनल एवरेज वेलोसिटी ही। ठीक, आई थिंक क्लियर होगा यार, काफ़ी आसान है। तो अब इसके आगे अगर मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्या अगर हम यहाँ पे आ गए, इसको बता दिए। एक टर्म होता है बच्चों, मोबाइलिटी बोलते हैं उसको, मोबाइलिटी, मोबाइल वाला नहीं, मोबाइलिटी बोलते हैं। मोबाइलिटी एक टर्म होता है जिसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। इसको ऐसे बोल दिया जाता है ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऐसे करके डिफाइन करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड देते हैं, तो हमारे पास मोबाइलिटी आ जाता है, जिसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी अपॉन ई। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, सिंपल सी बात है। तो अब हम लोग यहाँ से ये भी बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ई बाई एम इंटू टाउ। तो अब यहाँ पे हम लोग म्यू का वैल्यू बता सकते हैं, वी डी जो कि ई बाई एम इंटू टाउ डिवाइडेड बाई ई कट जाएगा। यहाँ पे म्यू का वैल्यू जो आ जाएगा ई बाई एम इंटू टाउ, ई टाउ बाई एम ही बोल देते हैं। ये आ गया हमारे पास। तो मोबाइलिटी आखिरकार होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है, ये तो बस ऐसे ही मैंने डेफिनेशन के थ्रू बता दिया था, ऐसे फील नहीं आया होगा बच्चों को। फील लेने के लिए समझिए ना कि यहाँ पे अगर ये तो कांस्टेंट होता है, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अगर ओवरऑल कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही आता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मास जो होता है ना, अब बोलेंगे मास भी कांस्टेंट है, ठीक है मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, लेकिन हम अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए बात कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई कंडक्टर ले लेते हैं, कंडक्टर लेते हैं, तो कंडक्टर में आखिरकार होता क्या है बच्चों, मान लेते हैं कि अगर कोई प्रोटॉन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसका भारी होता है। आप अभी जाके कॉपी खोल के देखिए, किताब खोल के देखिए, गूगल सर्च कर लीजिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में कौन सा भारी होता है। तो मैंने देखा था, तो उसमें प्रोटॉन भारी था, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से भाई, एटम में प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। अब समझिए, मास ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, मास ज़्यादा हो गया यहाँ पे, और चार्ज लगभग लगभग सेम ही होता है, ऐसा उसमें मत सोचिएगा, ये दोनों सेम होता है लगभग लगभग। तो म्यू का वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ जाता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, तो यहाँ पे अब क्या होगा, जिसका मास ज़्यादा हो गया उसका मोबाइलिटी कम हो जाएगा, मतलब कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा हो गया तो इसका मोबाइलिटी म्यू ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएगा म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आ रहा समझ में बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत चुट्टी काट रही ना, आ रहा समझ में कैसे हो गया यहाँ पे। तो इससे ये आया, आई थिंक क्लियर होगा, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझिए, ये मोटा आदमी है भाई, प्रोटॉन के पास ज़्यादा मास है, कंडक्टर में प्रोटॉन के पास ज़्यादा मास है, भारी है, तो कम तेजी से दौड़ेगा ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास कम है, कम है, तो जल्दी तेजी से दौड़ जाएगा ना, तो इसीलिए तेजी से दौड़ गया। समझिए ना, यहाँ पे कंडक्टर में हो क्या रहा है, निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है ज़्यादा। निगेटिव चार्ज फ्लो क्यों कर जा रहा है, क्योंकि ये हल्का है, प्रोटॉन से तो हल्का है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्रोटॉन, ये भारी है, तो इसलिए फ्रिक्वेंटली फ्लो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा, इसी कारण से आप समझ सकते हैं यहाँ पे भी। अगर आप और भी अगर सेमी कंडक्टर वगैरह देखें, सेमी कंडक्टर अगर आप देखें, सेमी कंडक्टर में क्या होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज़्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, मोल के कंपैरिजन में। मोल आप पढ़ेंगे, वो केमिस्ट्री में आता है, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ही होता है। आई थिंक क्लियर होगा यार, ऐसा मोबाइलिटी होता है, बस ये स्पीड को बताता है, कितना जल्दी किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को पास कर जा रहा है ना। 100 मीटर के रेस में कौन सबसे तेजी से दौड़ रहा है, कौन सबसे पहले पहुंच रहा है, जो सबसे तेजी से पहुंचेगा वही तो सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है,
तो समझ सकते हैं ये होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या चीज़ मैं बताने वाला, हमने क्या क्या देखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लिया, ई बाई एम इंटू टाउ। उसी तरीके से हमने देख लिया मोबाइलिटी क्या होता है, वो होता है क्या बच्चों, ई टाउ बाई एम होता है। ओके, ये दो फॉर्मूले हमने देख लिए। ये दोनों आपको बच्चों इसीलिए बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स आप बनाइए, क्योंकि ऐसे करके याद करते जाइए आप लोग, है ना, क्योंकि यूज होता रहता है आगे। ओके, एक टर्म बच्चों आगे यूज होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं कि करंट डेंसिटी, है ना, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी भी होता है। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, एक टर्म आगे भी यूज हो जाता है, उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, है ना बच्चों, करंट डेंसिटी, ठीक है, जिसको हम लोग जे वेक्टर भी बोल देते हैं यार। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। करंट डेंसिटी जिसको हम लोग जे वेक्टर भी बोल देते हैं, तो ये क्या बताता है, करंट पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलरली, है ना, है ना बच्चों। अगर करंट पास कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया से परपेंडिकुलरली तो उसको करंट डेंसिटी बोल दिया जाता है। जे का वैल्यू एक्चुअली में होता क्या है, करंट डिवाइडेड बाय एरिया। करंट डेंसिटी बोलेंगे करंट डेंसिटी है भाई, करंट डेंसिटी मतलब हो गया कि यहाँ पे वॉल्यूम आना चाहिए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, एरिया आता है। क्यों आता है, क्योंकि बच्चों डेंसिटी आपको क्या लगता है, बस वॉल्यूम को बताता है, ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना, डेंसिटी तीन तरह के हो जाते हैं, जिसमें लीनियर डेंसिटी, एरियल डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, है ना, इस टाइप के हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पे एरियल डेंसिटी की बात हो रही, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है हमको, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है। कैसे लेना है, ऐसे लेना है। मान लेते हैं कि एक ऐसा ही सिलेंडर, आप हमेशा सिलेंडर ही लेते हैं गुरुजी बच्चों, क्योंकि हम भी यही सीखे हैं, ऐसा नहीं है यार, कुछ और ले सकते हैं। देखिए इस बार अलग सिलेंडर लेंगे, मान लेते हैं ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे हो गया, देख रहे हैं, इस बार अलग लिए हैं थोड़ा शेप चेंज कर दिए हैं, और भी सिलेंडर ले सकते हैं। तो जे वेक्टर यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे एरिया वेक्टर, ये भी एरिया वेक्टर होता है। और यहाँ से देखा जाए तो आई का वैल्यू क्या होता है, वो होता है जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। बोलेंगे डॉट कहाँ से आ गया यार, बच्चों डॉट इसलिए आता है क्योंकि आप इन दोनों को वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं जो कि दोनों वेक्टर हैं। तो डॉट इसलिए आता है क्योंकि इनके बीच का आपको देखना पड़ेगा, जो एरिया वेक्टर बन रहा है और जो यहाँ पे करंट डेंसिटी वेक्टर बन रहा है, उनके बीच का एंगल क्या है ना। कैसे भी नहीं ले लेंगे हम लोग, हमको लेना पड़ेगा, और वो भी परपेंडिकुलरली। समझिए, अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है भाई, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो इधर फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें इधर फ्लो करेंगे, ठीक है भाई। इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, समझिए, एरिया वेक्टर तो ऐसे होता है, सिलेंडर का एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलरली होता है, सिलेंडर या कोई भी शेप हो, एरिया वेक्टर उस शेप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ये पूरा गोल है, ऐसे पूरा गोल है, तो सबका एरिया वेक्टर उस ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे होगा, और ये सपाट होता है इधर, इधर एरिया वेक्टर इधर डायरेक्शन में होगा, है ना, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, इसके भी ऐसे। समझिए, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जब हम ले रहे हैं तो आई का वैल्यू आएगा क्या, जे ए कॉस ऑफ थीटा, इनके बीच का एंगल। कॉस ऑफ थीटा क्या है, जे और ए के बीच का एंगल, और जे का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। ये बात ध्यान दीजिएगा, है ना, जो डायरेक्शन आप करंट डेंसिटी का लेते हैं वही करंट का भी डायरेक्शन होता है, ठीक है। करंट इधर है तो यहाँ पे जे का वैल्यू क्या होगा,
जे का वैल्यू भी इधर ही होगा भाई, यहाँ पे भी जे का वैल्यू ऐसे होगा। ये कन्वेंशन है भाई, ये हम मानते हैं यार, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। समझिए यहाँ पे होगा क्या, एरिया वेक्टर तो इधर है, एरिया वेक्टर तो हर तरफ है, इधर भी है इधर भी है। एक बात आप ध्यान दीजिए, एरिया वेक्टर यहाँ पे ऐसे है रेडियली आउटवर्ड, और यहाँ पे जे का वेक्टर ऐसे है, जे वेक्टर ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। cos 90 लेंगे तो कितना होता है, जीरो होता है, तो cos 90 जीरो होगा तो आई का वैल्यू यहाँ पे जीरो होगा। मतलब इधर से कोई भी ऐसा करंट नहीं जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको ये लेना होगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल जीरो है, उसी की वजह से आएगा, उसी की वजह से आएगा। cos जीरो का वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ पे आप साफ साफ बता सकते हैं आई का वैल्यू हो जाएगा जे ए cos 0 डिग्री, मतलब कि जे ए आ जाएगा। सिर्फ इस डायरेक्शन में करंट का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ पे करंट का वैल्यू किस डायरेक्शन में आएगा, देखिए यहाँ पे जे का वैल्यू ऐसे जा रहा है, मतलब करंट का वैल्यू क्या आएगा, ऐसे है। हमें परपेंडिकुलर वाला देखना होता है, तो अब ये ऐसे हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे कैसे होगा, एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर, तो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा। तो इस एरिया वेक्टर से कोई मतलब ही नहीं है भाई, इस एरिया वेक्टर से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है। बोलेंगे भाई एक इधर एरिया वेक्टर था, यहाँ पे एरिया वेक्टर, इसको क्यों नहीं लिए, इसको लेंगे तो जीरो आ जाएगा। हमको यहाँ पे इस एरिया वेक्टर को लेकर बना रहे हैं हम आपको, तो बता रहे हैं इसके वजह से यहाँ पे करंट का वैल्यू, करंट डेंसिटी के कारण ऐसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो उल्टा बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, ओवरऑल जीरो हो जाएगा, वो ठीक है, मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूँ मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूँ, बस मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से बस मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल आपको अगर दे दिया है थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा क्या बच्चों, बताइए 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 कूद के, जे ए कॉस ऑफ थीटा, जे कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, है ना बच्चों, सिंपल, बता दिया, दोनों को बता दिया हमने। आसान है यार, आसान है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। मान लेते हैं इक्वेशन कर लीजिए आप लोग, ऐसे दे दिया है एरिया वेक्टर, आपको दे दिया है कि करंट डेंसिटी ऐसे फ्लो हो रहा है, तो बताइए क्या होगा इसका आई का वैल्यू। तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा, इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे ही होगा, जे वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल अगर ये थीटा दे दिया है आपको, तो आई का वैल्यू आप यहाँ से बता सकते हैं जे ए कॉस ऑफ थीटा। इसीलिए आ रहा है क्योंकि जे का कॉस कंपोनेंट इधर हो जाएगा, तो जे कॉस थीटा इधर, जे ए साइन थीटा इधर, तो इस जे का कंपोनेंट अगर इधर वाला लेंगे, जे साइन थीटा, तो इसके कारण इन दोनों के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा, तो इसके वजह से जीरो हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। इसीलिए हम नहीं ले रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है यार। ए और इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा फिर 90 डिग्री, cos 90 ओवरऑल जीरो कर देगा। इसी कारण सिर्फ परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है, सिर्फ परपेंडिकुलर आ रहा है। कम्स परपेंडिकुलर एलिमेंट, ठीक है भाई, परपेंडिकुलर एलिमेंट की वजह से आ रहा है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। एक सवाल दे दे क्या आपको, एक सवाल आप कर लीजिए बच्चों, सिंपल सी बात है। सवाल दे रहा है, सवाल में आपको दे रखा है कि आपको करंट डेंसिटी का वैल्यू आपको दे रखा है सवाल में 4 × 10⁴। मैंने आपको इसमें उसका एथी नहीं बताया क्या, क्या बोलते हैं उसका यूनिट बच्चों आप सिंपली बता भी सकते हैं। यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर में। इसको अगर डायमेंशन के थ्रू लिखा जाए तो एम्पियर का हो जाएगा ए और L-2 हो जाएगा, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम डायमेंशन भी बता सकते हैं, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एंड आपको क्या दे दिया है भाई, आपको दे दिया है एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड करंट थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन एरिया। बताइए कितना होगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई इक्वल टू क्या होता है, जे डॉट
ए, ठीक है, जे डॉट ए होता है। मैंने इसमें डायरेक्शन नहीं लिया, डायरेक्शन लेना अच्छा रहेगा, डायरेक्शन ले लेते हैं बच्चों। आपको डायरेक्शन तो फिर बनाइएगा। ये दे दिया है आपको जे कैप में, ठीक है, 8 ये दे दिया है आपको ऐसे, 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है। अरे यार बन जा भाई, 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है। ये क्या कर दें, सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं। तो बताइए कितना होगा, आई इक्वल टू जे डॉट ए होता है, तो सिंपल सी बात है, जे का वैल्यू लिख देंगे 4 इंटू 10⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो कि जे कैप में है। इसका डॉट लेना है इसके साथ, 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों देखिए, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसका जे वाला कंपोनेंट जे के साथ होगा, आई के साथ होगा लेकिन जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई और जे के बीच में कितना एंगल होता है, आई और जे के बीच में कितना एंगल होता है बच्चों, 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट में जीरो हो जाता है, मैंने बताया था, तो इसीलिए सिर्फ जे और जे की वजह से आएगा। कर देते हैं गुना, 4 दूना 8, 10 के पावर 4, 10 के पावर -8 कट गया, तो आ जाएगा 8 एम्पियर। आंसर 8 इंटू 2 हो जाएगा ना, 2 है, इंटू 2 इक्वल टू 16 एम्पियर का करंट फ्लो होगा भाई। देख रहे कितना आसानी से आ गया, ऐसे किया जाता है। अगर आ जाए तो कर लीजिएगा। अब आ जाता है रिलेशन बिटवीन आई एंड वी क्या है, वेलोसिटी, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाई, वी भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी, समझिए, क्योंकि पीछे आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली है। मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने क्या पढ़ा, E/m इंटू टाउ। ठीक है भाई, ठीक है, हमने पढ़ लिया है। तो ये देख ही लिया, और आपने क्या देखा, करंट का वैल्यू क्या होता है, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। वो छोड़िए, करंट का वैल्यू एक और देखे थे, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, क्यू अपॉन टी देखा हमने। करंट का एक और वैल्यू क्या होता है, करंट का क्या होता है, एक और वैल्यू मतलब क्या, एक और वैल्यू मतलब जैसे होता है ना, एक वैल्यू आपको पता होगा क्यू इक्वल टू एन ई, है ना बच्चों, उस टाइप का। यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, NE/T, ऐसे कर सकते हैं ना। ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूज होगा। देखिए समझिए चीज़ें मैं क्या करने वाला हूँ। पहले तो एक फिगर बना लेते हैं भाई, चलिए बन गया। मैं ये बता रहा हूँ कि जो अभी आपने हमने देखा, इसको किसी बैटरी से हमने जोड़ दिया था, नेगेटिव चार्जेस का फ्लो हो रहा था बच्चों ऐसे, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस का फ्लो हो रहा था ऐसे बच्चों, ठीक है भाई। ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये जीरो पोटेंशियल, 3 वोल्ट का बैटरी है। यहाँ पे एक टर्म भी डिफाइन किया जाता है, यहाँ पे इन का वैल्यू क्या होता है बच्चों, ये होता है करियर डेंसिटी। करियर डेंसिटी ये क्या है, करियर डेंसिटी क्या होता है, करियर डेंसिटी या फिर चार्ज डेंसिटी बोल दीजिए, या फिर यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बोल दीजिए। अब बोलेंगे अभी तो डेंसिटी में आप बता रहे थे कि एरियल चार्ज डेंसिटी ले रहे थे, यहाँ पे वॉल्यूम क्यों ले लिया। अरे भाई मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिया हूँ क्योंकि मैं ओवरऑल सिलेंडर का वॉल्यूम देखूंगा। ये सिलिंड्रिकल जो हमने लिया है ना शेप, जितना इलेक्ट्रॉन्स इसमें है उसका वॉल्यूम ले रहा हूँ मैं। पीछे वो एरियल डेंसिटी लिया था क्योंकि हम इस एरिया पे बता रहे हैं कि इस एरिया से पास होने वाले ये करंट डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, इस करंट डेंसिटी का। वहाँ पे वो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, वो हम अलग ले रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है, ठीक है। तो एन का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, एन का वैल्यू बदल गया है। अगर आप एन समझ रहे हैं कि एन का वैल्यू मतलब चार्ज होता है, यहाँ पे एन चार्ज का वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ चार्ज है, और यहाँ पे ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पे एन का वैल्यू बदल गया, तो इसको छोड़ दीजिए आप, ये दूसरा चीज़ है, यहाँ पे ये दूसरा चीज़ है, इसको हम नहीं लेंगे। ये क्या है, ये दूसरा चीज़ है बच्चों। यहाँ पे एन का वैल्यू यहाँ पे बदल गया, अब हम ये लेंगे, ठीक है। जो चार्ज आप सोच रहे हैं ये वाली चार्ज, ये चार्ज अब ये हो गया, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, इसका वैल्यू ये चार्ज हो गया, अब ये क्या है, ये एक चार्ज हो गया। तो अब यहाँ से चार्ज का वैल्यू हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ पे अब चार्ज का वैल्यू हम बता सकते हैं, चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू एन, ठीक है। वॉल्यूम क्या लेंगे बच्चों, इसका लेंथ एल जो कि हम लेते आ रहे हैं, इसका एरिया हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लेते आ रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा,
जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू एल। यहाँ पे लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम इक्वल टू ए इंटू एल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं चार्ज का वैल्यू, ये आ गया, मतलब ये टोटल चार्ज है बच्चों। ओवरऑल इसमें कितना फ्लो हो रहा है वो टोटल चार्ज ही तो ले रहे हैं, तो ये टोटल चार्ज है और कुछ नहीं है बच्चों, ये टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज। तो क्या हो जाएगा, एन ए एल। अब ये टोटल चार्ज तो हमने निकाल लिया, टोटल चार्ज मतलब यही चार्ज का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, ये हमने चार्ज का वैल्यू निकाल लिया। अब हम करंट लिख लेते हैं। करंट का वैल्यू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज का वैल्यू मतलब टोटल चार्ज का वैल्यू, Q इक्वल टू एन ई होता है, एन ई होता है डिवाइडेड बाई टी होता है। एन क्या था, चार्ज था, फिर से याद दिला रहा हूँ। तो ये चार्ज का भी वैल्यू हमने निकाला है। अगर आप यहाँ पे इस चार्ज का वैल्यू रख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये नंबर ऑफ चार्जेस बताता है, टोटल चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, ध्यान दीजिएगा, है ना, टोटल नंबर ऑफ चार्ज है बच्चों। ये नंबर मतलब कितना चार्ज है, नंबर, 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 5 चार्ज, 6 चार्ज, वो नंबर बता रहा है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। यहाँ पे और अच्छे से लिख देते हैं, नंबर ऑफ चार्ज, कितना चार्ज है, और ये इस पे बताता है कितना उस पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ये वैल्यू बताता है। और इन दोनों को गुना कर देते हैं तो ओवरऑल हमें चार्ज का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, कंफ्यूज नहीं होता है। नंबर ऑफ चार्ज, उसका एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ओवरऑल गुना कर देते तो हमें चार्ज क्यू मिल जाता है। ये सब बता रखा है मैंने। एन का वैल्यू जो कि हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे ये वाली आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको लिख देंगे, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं ना, एन ए एल इंटू ई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड टी। अब हम यहाँ पे बता सकते हैं साफ साफ क्या, कि अगर यहाँ पे ये वेलोसिटी से जा रहा है, कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमने बताया था पीछे, तो यहाँ पे वी डी क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू होता था ई बाई एम इंटू टाउ। तो यहाँ पे माइनस लेते थे बच्चों, ये माइनस क्यों लेते थे, अरे लिखे नहीं थे लेकिन लेते थे माइनस, क्योंकि ये निगेटिव चार्जेस होते हैं ना, निगेटिव चार्जेस इधर बहते थे। ठीक है, निगेटिव चार्जेस के कारण जैसे है ना ई चार्ज होता है, तो इसको हम निकाले थे निगेटिव लिखे थे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है इसके कारण। लेकिन अगर हम इसका मॉड ले लें तो ये स्पीड आ जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड, तो ई बाई एम इंटू टाउ आ जाएगा। तो यही वी डी जो होता है मैग्नीट्यूड, ये स्पीड होता है बच्चों। तो स्पीड हम नहीं बता सकते, स्पीड यहाँ पे क्या होगा भाई, स्पीड क्या होगा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एल अपॉन टाउ, जो टाइम लगा होगा, सिंपल। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाउ क्यों लिख रहा हूँ, टाउ तो रिलैक्सेशन टाइम होता है, टी बच्चों, टी टी टाइम लगा हुआ, ठीक है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप बता नहीं सकते हैं सिंपली कि एल अपॉन टी का वैल्यू, ये देखिए है ना, ये एल अपॉन टी ही तो लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वी डी हो जाएगा, तो एन ए ई वी डी। तो अब यहाँ पे करंट का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है वी डी ई एन ए। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ऐसे याद करने में आसानी होती है। वी डी ई एन ए मतलब वीना, याद रखिएगा, डी छोड़ दीजिए, वीना, वीना, वीना हो गया, मतलब वीना हम लोग याद रखते हैं, तो आई इक्वल टू वीना याद करते हैं, तो वीना की याद मत कीजिएगा भैया, वीना, यहाँ पे वीना, वो आपकी महिला मित्र हो सकती है वीना, लेकिन यहाँ पे वीना अलग है। ठीक है, ये वीना से याद कर लीजिए। इसमें है क्या चीज़ें, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, मतलब यहाँ पर तो ड्रिफ्ट स्पीड है लेकिन लोग बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना बच्चों, ड्रिफ्ट स्पीड भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सिंपल। एन क्या होता है, करियर डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना बच्चों। ये क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिस क्रॉस सेक्शन से पास आउट हो रहा है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स पास आउट हो रहा है, उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आई थिंक क्लियर होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं। और ये तो यहाँ पे करंट ही है,
आई थिंक क्लियर होगा बच्चों यहाँ पे आपको। तो साफ साफ देखिए ना, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी है ना, करियर चार्ज डेंसिटी है, इनका वैल्यू जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये बच्चों डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मतलब मटेरियल कैसा है, मटेरियल कितना उसको इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने दे रहा है ना, चार्ज डेंसिटी कितना पास होने दे रहा है, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने चार्ज डेंसिटी को पास होने दे रहा है, उसी को बोल देता है। जितना मटेरियल कंडक्टिंग होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट होने देगा, मतलब उसका एन अच्छा होगा, एन मतलब चार्ज डेंसिटी, करियर चार्ज डेंसिटी उसका अच्छा होगा, है ना। इसीलिए बोल दिया जाता है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि पीछे ही बताया, अभी ही बताया, पीछे क्या अभी बताया, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है, माइनस का ले लेते हैं। साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों वैल्यू लगभग फिक्स होता है भाई मटेरियल में, और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदला जा सकता है। तो करंट इन दोनों पे बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी पे डिपेंड करता है। बताने वाला हूँ मैं अभी आपको आगे। वो क्या है, वो ये है कि अगर आपको कहीं पे दे दिया जाए, मान लेते हैं कि एक ऐसे दे दिया जाए, देखिए, अरे यार सही से बन जाओ यार, ओके, बन गया बन गया बन गया। तो ये आपको दे रखा है ना, ये आपको कुछ स्पीकर टाइप नहीं है, ये कंडक्टर है भाई, ऐसा है ना बच्चों, ये कंडक्टर है ऐसा। तो इस कंडक्टर में बोला जा रहा है कि V वोल्ट का है, तो ये प्लस V है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट प्लस V वोल्ट देखा जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे अब शेप अलग कर दिया हमने। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि करंट I1 फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पे करंट मान लेते हैं I2 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स V2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। कैसे कैसे चेंज हो रहा है हम वो देखने वाले हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास दे दिया है जे करंट डेंसिटी 1 यहाँ पे है, करंट डेंसिटी 2 यहाँ पे है, यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है, सब चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है ना, सब चीज़ें यहाँ पे अलग अलग है। तो कैसे कैसे चीज़ें चेंज होगी वो बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा बच्चों कि करंट तो नहीं बदलेगा, करंट का फ्लो तो वही रहेगा भाई, आई वही रहेगा, चाहे यहाँ से फ्लो करे यहाँ से फ्लो करे, तो करंट तो सेम रहेगा, मतलब I1 और I2 तो बराबर होगा, वो I के बराबर होगा। करंट चेंज नहीं होता है शेप बदलने से, पीछे ही बताया हमने, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, एरिया देखा जाए, एरिया यहाँ पे A1 है, ये है ना, ये एरिया A2 है, तो साफ साफ दिख रहा है A2 बड़ा है, एरिया A1 से बड़ा है, ये तो हम साफ साफ बता सकते हैं। यहाँ से अगर आप सोचे तो ये भी बता सकते हैं, I इक्वल टू क्या होता है, जे ए जा, ठीक है, I इक्वल टू जा, ऐसे ही ले लिया हमने। तो प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे तो I तो कांस्टेंट है, मतलब कि I कांस्टेंट है, तो यहाँ पे J का वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, जिसका एरिया बड़ा होगा उसका करंट डेंसिटी छोटा होगा। एरिया A1 बड़ा है A2 से, मतलब करंट डेंसिटी J2 छोटा होगा J1 से। कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, ये हो गया। चलिए भाई आगे देख लेते हैं और चीज़ें। J निकाल लिया, V निकाल लिया, I हो गया हमारे पास, J हो गया, A हो गया, अब बचा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या किधर है, VD। तो यहाँ से देख लीजिए ना, I इक्वल टू क्या होता है, V ना, ठीक है, ये दोनों तो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे देखा जाए करंट भी चेंज नहीं होता है, वो भी कांस्टेंट है, इसका मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ गया। ओके, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिसका ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगा VD2 का और VD1 का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने चार चीज़ें बता दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अभी मैंने आपको बताया नहीं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है रो जे, ठीक है, इस टाइप का होता है। तो रो अभी बताऊंगा, डेंसिटी ये है, ये भी डेंसिटी है, तो आगे बताऊंगा बच्चों, है ना। रो रेजिस्टिविटी होता है ना, रो, हाँ रेजिस्टिविटी होता है, सॉरी, तो आगे रेजिस्टेंस में आएगा, अगले लेक्चर में हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये भी कांस्टेंट होता है, तो जे जिसका ज़्यादा होगा उसका ई भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है,
अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन कल आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ई जैसे होगा वैसे ही जे होगा, जे जैसे होगा वैसे ही ई होगा। तो E2 इज लेस देन E1। ठीक है भाई, ठीक है, ये भी हो गया। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ऐसे होता है, ऐसे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि जैसे भी ये दोनों तो कांस्टेंट हो गया था, लेकिन डिपेंडेंसी इन दोनों पे था। मतलब कि साफ साफ पता चल रहा है हमें कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी इंटू ए, है ना। तो अभी तो हमने देखा ना कि ये कांस्टेंट था, करंट कांस्टेंट था, तो इन दोनों में आ रहा था प्रोपोर्शनलिटी। लेकिन अगर देखें करंट का वैल्यू कैसे क्या होता है, तो वी डी और ए पे डिपेंड करता है। नहीं देखे थे आप, अगर क्लास 11th की बात करें तो, है ना। तो वहाँ पे क्या देखे थे कि, है ना, थी क्या बोलते हैं, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अरे यार, यहाँ पे करंट वही है, वही करंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे A1 V1, जैसे यहाँ पे करंट वही है, I1 I2 सेम है, तो VD1 इंटू A1 इक्वल टू VD2 इंटू A2 नहीं बता सकते हैं। VD1 A1 इक्वल टू VD2 A2, ये अगर आप याद होगा तब आप रिलेट कर पाएंगे। ऐसे लिख सकते हैं ना, I1 I2 सेम होता है, तो ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे करके हम रिलेशन भी बता सकते हैं, कुछ पूछ लिया जाए तो। चीज़ें बहुत आसान है, ऐसे करना होता है, काफ़ी आसान है। एक छोटा सा जल्दी से हम लिख के बता देते हैं शुरू से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा बच्चों, ई नेगेटिव लिख देते हैं, E/m इंटू टाउ। तो फिर हमने टाउ क्या पढ़ा, टाउ टाउ क्या पढ़ा, टाउ थोड़ी पढ़ा था, हमने पढ़ा था म्यू। मोबाइलिटी क्या होता है, E/m होता है। और हमने अभी पढ़ा करंट जो होता है वे ना आ रहा समझ में, हमने करंट डेंसिटी पढ़ा I/, ये होता है। ऐसे याद रखिएगा आप, I इक्वल टू J.A, क्योंकि ये ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा। ये सब चीज़ें हमने पढ़ा, तो ये सब चीज़ें आपको आनी भी चाहिए, याद हो जाएगा अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, RELAXATION, मैं थोड़ा इंग्लिश में ढीला हूँ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो जाता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, काफ़ी आसान है, कल चीज़ें और अच्छी होने वाली है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। यहाँ तक आने के लिए आपको बड़ा वाला थैंक यू, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।